नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का करंट अवेयरनेस चैनल पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 1991 मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारा 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म था उसे रिलेट किया जा रहा है 1991 मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर से, और जो हमारा पैकेज आया है एग्रीकल्चर का उसके अंदर क्या है और वो कैसे बेनिफिट देगा फार्मर को। तो ये शुरू करने से पहले ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो, और फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम पे आपको हर पीपीटी की पीडीएफ मिलेगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, जिसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर को रिलेट किया जा रहा है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ, जो कि डिसीज़न लिया था हमारे पीवी नरसिम्हा जी ने और मनमोहन सिंह ने एलपीजी का। एलपीजी क्या था हमारा? ये था लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की। कैसे हमारे जो मार्केट थी उस टाइम पे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बिल्कुल ही लो पे चल रहा था, और उन्होंने पूरे मार्केट को प्राइवेटाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में चेंज कर दिया, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो थोड़ा बूस्ट हो जाए। और सेम तरीका अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर बोला है कि जो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं। और जो रिफॉर्म है, इन्होंने जो डिसीज़न लिया है ये एक लॉन्ग टर्म डिसीज़न है, और ये एफिशिएंट डिसीज़न है। ये सिर्फ फार्मर्स के लिए ही बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगा, बल्कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा डिसीज़न है। इसके अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पैकेज के अंदर 11 मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिसके अंदर जो 8 पॉइंट है वो मिसलेनियस है, और बाकी फर्दर को इंडिविजुअल छोटे छोटे पॉइंट्स में भी बताया है। लाइक हमारे 500 करोड़ दिए हैं बी कीपिंग, मतलब मधुमक्खी की खेती के अंदर, और 500 करोड़ दिए हैं टमाटो, प्याज, पटैटो एंड फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए। और जो इन्होंने स्टेप लिया है, ये स्टेप तो हो सकता है कि राइट डायरेक्शन में हो, लेकिन अगर हम बात करें अभी तक जो स्कीम इस गवर्नमेंट ने चलाई है, लाइक हमारे उन्होंने बोला था कि 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है उसे डबल कर देंगे, और जो 99 हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे उसको कंप्लीट करना था 2019 तक। उसमें भी जो टोटल ओवर हम ऑल ओवर देखते हैं उसका जो सक्सेस रेट है दैट इज़ लेस देन 50%। और जो मेजर पॉइंट्स हमने बात की थी कि जो 11 मेजर पॉइंट्स हैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर में पैकेज के अंदर दिए हैं, उसमें से जो 3 है दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर रिफॉर्म आर अमेंडिंग द ECA ऑफ 1955, और साथ के साथ सेंट्रलाइजेशन और हमारे क्रिएटिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग। ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे ECA के अंदर कौन कौन से चेंजेस किए जा रहे हैं, और कैसे सेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रलाइज इनडायरेक्टली बोला जाए तो हमारी जो APMC होती है, APMC क्या होती है? एक स्टेट की मंडी होती है। कि अगर हम बात करें अपने हरियाणा स्टेट की, तो मेरे हरियाणा स्टेट का कोई भी फार्मर है वो हरियाणा के अलावा कहीं और जाके अपनी सब्जियां, फल, फ्रूट को नहीं बेच सकता है विदाउट APMC परमिशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो APMC के अंदर रहेंगे, और हमारा APMC है जो हमारा जो बोले प्राइस है वो डिसाइड करता है। हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं और ये कैसे काम करते हैं। जो ECA हमारा है दैट इज़ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955। एसेंशियल कमोडिटीज़ होती क्या है? वो कमोडिटीज़ जो एक पर्टिकुलर, मतलब हम बोले कंज्यूमर लाइक मी, मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। अभी हम रिसेंटली की बात करें तो हमारा जो मास्क और सैनिटाइज़र है उसको भी ECA के अंदर डाल दिया गया है। कि ECA को हमारा इसलिए स्टार्ट किया गया था 1955 के अंदर, ताकि जो होर्डर्स है और ब्लैक मार्केटिंग ना, होर्डर्स का मतलब जमाखोरी मतलब अभी किसी चीज़ को रख लेते हैं तो बाद में जब प्राइस होगा हाई तो बहुत सारे जो हमारे दुकान वाले होते हैं वो सोचते हैं जब इसका प्राइस हाई होगा तब इस चीज़ को बेचा जाएगा, और ब्लैक मार्केटिंग ना होता कि मतलब जो ब्लैक में हम चीज़ें खरीदते हैं उसका प्राइस बहुत हाई होता है, तो जो नॉर्मल सप्लाई नहीं होती कंज्यूमर्स को, मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको बहुत ही घाटा होता है। और गवर्नमेंट ने इसको इसलिए भी लिया था ताकि जो रेगुलेट है, जो हमारी प्रोडक्शन और सप्लाई की डिस्ट्रीब्यूशन है
ऑल ओवर द वर्ल्ड एसेंशियल सर्विसेज की वो कंज्यूमर को एक फेयर प्राइस पर मिले। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्राइस पे मिले। और उसमें जो भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस ये किए गए हैं कि जो हमारे सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, एडिबल ऑयल, अनियन, पोटैटो को ECA से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये, और जो हमारी ECA भी था, इसको हम देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं था, कंज्यूमर्स के लिए तो बेनिफिट था, ताकि मेरे जो, अगर मैं हूँ, मुझे सैनिटाइज़र है या मेरा मास्क है या फिर मेरा गेहूँ चावल है, कि ये पर्टिकुलर प्राइस पे ही मिले, हाई पे ना मिले। तो इसमें फार्मर्स का ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। अब इसी से हटाने के बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट का इस पर कम कंट्रोल रहेगा। बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ECA की शुरुआत हुई क्यों थी। जब हमारा 1943 में वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद फिर हमारा मिड के 1960s में इंडिया के अंदर बहुत सूखा पड़ा, तो हमें बहुत सारा अपना गेहूं चावल तक का जो हमारा बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ थी वो भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। US से PL 480 इंपोर्ट हुआ रहा था। USA PL 480 क्या है? हमारा पब्लिक लॉ 480 का मतलब US के अंदर एक ये लॉ है कि वो जहाँ जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करेगी बेसिक एसेंशियल सर्विसेज से। और आज भी अगर हम राइट नाउ की टाइम बात करें कि अभी के टाइम में इंडिया है जो हमारा, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बोथ वीट एंड राइस का। सो वी डोंट नीड एनी लॉ और एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड ग्रेन्स, क्योंकि हम ऑलरेडी एक सेकंड लार्जेस्ट की बात करते हैं और इवन तो फर्स्ट लार्जेस्ट है हम राइस के मामले में, और गेहूँ और राइस के मामले में सेकंड नंबर पे। तो वी डोंट नीड एनी लॉ, और जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं हमारे ECA के अंदर। इश्यूज़ लाइक ये इरेगुलेट है, मतलब इरेलीवेंट है। आज के टाइम की बात करें तो वी डोंट नीड दिस लॉ, क्योंकि अगर ECA रहा तो जो प्राइवेटाइजेशन है मार्केट के अंदर वो नहीं आएगा। जो हमारे ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो नहीं होगा अच्छे से। अगर हम बात करें ECA की, कि भाई हमने देखा था कि जो ECA है हमारे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो ECA है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, वो इसलिए रेगुलेट करती है तो कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस पे चीज़ें मिले, तो ये अच्छे से काम नहीं करता है। अगर हम रिसेंटली की बात करें तो ऑनियंस का प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ गया था। अगर ECA अपना अच्छे से काम करता तो ऐसा नहीं होता, और जो हमारे फार्मर्स हैं उन पे भी अच्छा पैसा नहीं जाता है। बहुत बार उनकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब भी हो जाती हैं, और जिससे हमारे जो इन्फ्लेशन है, मतलब बोले हम मनी का फ्लो है, वो भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर पैसा फार्मर्स के लिए कम जाएगा वो भी एक घाटा ही है, और अगर हमें कोई चीज़ महंगी खरीदनी पड़ रही है तो वो भी गलत ही है। तो दोनों का कहीं ना कहीं लॉस ही हो रहा है। लेकिन अगर ये सुधर जाता है, कि जो हमने यहाँ पे देखा है अपना जो रेड में मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, अगर ये ऐसा हो जाता है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या क्या बेनिफिट होगा। जो प्राइवेटाइजेशन है वो इंडिया के अंदर आएगा, या हम बोले कि प्राइवेट कंपनी है वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे अगर हम बात करें कि अगर कोई एक चीज़ है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को संभालता है तो उसका पूरा ध्यान रखेगा। लाइक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टोरेज होगा, वेयर हाउस होगा, है ना, तो चीज़ें ख़राब नहीं होगी। बेटर जो हमारा बोले कि दोनों के लिए ही बेटर होगा, ये कंज्यूमर के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी। जो मनी का लिक्विडिटी बोले हम, या मनी का इन्फ्लेशन कंट्रोल भी अच्छे से रहेगा। और साथ के साथ जो वेस्टेज हो जाती है, लाइक मैं हरियाणा में हूँ तो हरियाणा में अगर गेहूँ बहुत ज़्यादा है, चावल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं दूसरी मंडी में नहीं दे सकती बिकॉज ऑफ APMC, है ना, तो वो वेस्टेज नहीं होगा। अभी हम रिसेंटली की बात करें तो पंजाब के अंदर जो हमारी शिमला मिर्च थी उसको रोड पे फेंक दिया गया, क्योंकि कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था। वो 1 रुपये तक के बेचने के लिए तैयार थे, बट अब वो दूसरी जगह जा नहीं सकते। तो ये वेस्टेज जो हो रही है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी, इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये मेरा एक वीडियो में पहले बताया हुआ है, बट फिर मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। जब हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, दैट इज़ उसकी इक्वल पेमेंट हो जाए तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। लेकिन नॉर्मली जो इंडिया का बैलेंस हो, जो इसका ध्यान रखती है, दैट इज़ हमारी IMF इसका ध्यान रखती है। और होता क्या है कि जब हमारा जो इम्पोर्ट है वो तो ज़्यादा हो, और जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही इक्वल होना चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर मोस्टली इम्पोर्ट तो ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट की काफ़ी दिक्कत होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखा, और ये चीज़ें भी शॉर्ट आउट होने के काफ़ी चांस है कि अगर प्राइवेटाइजेशन आ जाता है। और जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, मतलब कि हम बोला जाए कि जो APMC है हमारी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है,
कि मतलब एक स्टेट की होती है, कि जैसे अगर हम हरियाणा या पंजाब की बात करें तो उन सब की अपनी अपनी APMs हैं, वो अपने हिसाब से अपनी सब्जियों का, फल फ्रूट का जो पैसे हैं या हम बोले MRP है उसको अपनी तरफ से रख सकती है। अगर ये इसमें भी वो चेंजेस कर रहे हैं, उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं, ताकि जो APMC का जो मोनोपोली है वो भी ख़त्म हो जाए, और साथ के साथ जो कनेक्शन है हमारे फार्मर्स का वो नेशनल मार्केट के अंदर हो जाए, और साथ के साथ जो बहुत सारे सेसेस होते हैं, मतलब कि जो टैक्स होते हैं वो APMC को देने पड़ते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा और बेटर रिटर्न्स आएगा हमारे फार्मर्स के पास, और रिमूविंग रीजनल डिस्ट्रेशन। और साथ के साथ जो हमारे फार्मर्स हैं, अगर उनका सरप्लस प्रोड्यूस होता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, तो उसके भी उनको बेटर प्राइस मिलेगा। साथ के साथ स्टोरेज की फैसिलिटीज़ होगी, और वो अपने लोअर प्राइस में जो सब्जियां बेचनी पड़ती हैं सरप्लस के वजह से, वो भी नहीं होगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक न्यू रूल आ रहा है, हम बोले, या फिर हम बोले एक न्यू पैकेज के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है कि प्रोड्यूस करने से पहले ही हमारा जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे फार्मर्स का और प्राइवेटाइजेशन कंपनीज़ का, कि जो कंपनीज़ है वो डिसाइड करेंगी कि जो फार्मर्स है वो ये इतना उगाएंगे, इतनी मात्रा में उगाएंगे, पहले से ही जो पैसा है वो तय हो जाएगा। उससे कि क्या होगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो नॉर्मली जो फार्मर्स होते हैं वो जो सब्जी उगाते हैं, हम फल फ्रूट उगाते हैं, वो कैसे उगाते हैं, किस बेसिस पे उगाते हैं। सपोज करो जैसे हमारा लास्ट ईयर था, अनियन का प्राइस वो कितना ज़्यादा हो गया, तो फार्मर्स के माइंड में उनका इतना अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी चीज़ की जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो वो कैसे एनालिसिस करते हैं चीज़ों का कि इस बार हमें क्या उगाना चाहिए। वो ये देखते हैं कि जो लास्ट ईयर लाइक अनियन का प्राइस बढ़ा था, तो इस बार हम अनियन ही उगाएंगे। तो अगर अनियन ज़्यादा हो गए तो फिर उनका ओबियसली घाटा ही होगा। तो क्या होगा, अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग उस फील्ड में जाएंगे तो ये सब चीज़ें हैं हमारी कम हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर बात करें हमारे NPA जो सेक्टर होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो भी कम हो जाएंगे। और एक आइडिया है जो प्रमोट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए हमारी फार्मर प्रोड्यूसर्स की। कि ऐसा नहीं है कि अकेला एक बंदा है, मतलब बंदा इन सेंस अकेला एक खेत है हमारा, है ना, और उसका क्योंकि कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको बड़े लेवल पे स्टॉक चाहिए होता है। तो एक हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है, FPO हो सकती है, जो कि अपने अंडर लाइक 100 एकड़ का किले या फिर ज़्यादा मात्रा में, जो हम बोले ज़्यादा मात्रा में ज़मीन अपने अंडर करे, और उसका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट फिर हमारा किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हो। और ये जो है हमारा जो ये न्यू पैकेज के अंदर रूल और रेगुलेशन आए हैं, हो सकता है कि इसके अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, कि जो हमारे प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट कंपनियां आएगी वो अपना मतलब तानाशाही वाला सिस्टम ना हो जाए। तो बेटर होगा कि प्रमोट करें हम लोग, जो सरकार है वो प्रमोट करे कि इसको FPO क्या, हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे इम्प्रूव करे बार्गेनिंग को, कि जिससे हमारे फार्मर्स का फ़ायदा हो। जो FPO है वो क्वालिटी का ध्यान रखेगा, और लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर कुछ होता है ऐसा कि भाई जो हमारे फार्मर है उन तक कॉस्ट नहीं पहुंच रहा, तो उसके हक में भी लड़ेगा, कोई ना कोई डिसीज़न लेगा। और साथ के साथ ये ज़रूरी है कि हमारा जो NABARD है, जिसका बहुत बड़ा रोल है कृषि के अंदर फार्मर्स के लिए, जो कि लोन देता है हमारे फार्मर्स को, वो भी इंश्योर करे कि FPO जो हमारी है उसको चीप इंटरेस्ट में, या बोले कि थोड़े इंटरेस्ट के अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको लोन मिले और वो अपना काम फर्दर चला सके। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।